बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। एक्यूट इन्फ्लामेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि जो ब्लड वेजल होती है ना उसमें क्या चेंज आते हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्लड वेजल जो होती है ना वो डायलेट हो जाएगी। ठीक है, ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा। फिर क्या हो जाएगी, परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। सही है, जो प्लाज्मा प्रोटीन और ल्यूकोसाइड्स वगैरह हैं वो लीक आउट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या हो जाता है कि जो ल्यूकोसाइड्स है ना उन्होंने आना होता है उस जगह पे जहाँ पे हमारे पास इंजरी हुई हुई होती है, जहाँ पे हमारे पास ऑफेंडिंग एजेंट प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले डायलेशन होगी वेजल की, देन परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी। परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई तो जो ल्यूकोसाइड्स वगैरह है वो निकले वहाँ से बाहर। अब बाहर निकल के उन्होंने जाना है उस जगह पे जहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास फॉरेन बॉडी। गॉट इट। अब हम करते हैं अगला टॉपिक, रिएक्शन ऑफ द ब्लड वेसल इन एक्यूट इन्फ्लामेशन। इसमें क्या चीज़ होती है, अब वही यही बातें इन्हीं की डिटेल होगी। अब इसमें देखें, इसमें अच्छा एक बात लिखी हुई है कि जो जब हमारे पास परमेबिलिटी इंक्रीज होती है तो या तो हमारे पास एक्सुडेट बाहर आता है या हमारे पास ट्रांसुडेट बाहर आता है। अब एक्सुडेट और ट्रांसुडेट का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा पूछते भी हैं, तो इसको याद ऐसे रखना कि जो ट्रांसुडेट, ट्रांस मीन्स ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसुडेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, ट्रांसुडेट होता है उसमें सिर्फ फ्लूइड होता है। फ्लूइड इज ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसुडेट में जस्ट फ्लूइड होता है, प्रोटीन्स नहीं होते। और जो एक्सुडेट होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास प्रोटीन ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं। सही है, तो इस तरह से आप इसमें डिफ्रेंशिएट करा देंगे। अब जहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा होंगे वहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी, और अब प्रोटीन ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं। अब देखिए प्रोटीन थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं ना, लाइक ये देखें, ये अगर हमारे पास वेजल है, ठीक है, तो इसमें से ये प्रोटीन्स जा रहे हैं, ठीक है, और बाकी ये फ्लूइड पड़ा हुआ है। तो अब प्रोटीन्स बढ़े तो प्रोटीन्स को निकलने के लिए परमिएबिलिटी बड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब हमारे पास एक्सुडेट होता है उसमें हमारे पास परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें बड़ी चीज़ को बाहर निकालना होता है। सही है, और जो हमारे पास ट्रांसुडेट होता है उसमें परमिएबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परमिएबिलिटी वैसी की वैसी रहती है। इसमें जो हमारे पास ऑस्मोटिक और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना उसमें ज़रा चेंजेस आ जाती है और उस वजह से हो जाते हैं। एंड देन एडिमा आप लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हो कि एडिमा में भी एक्सेसिव फ्लूइड प्रेजेंट होता है टिश्यूज़ में या कैविटीज़ में। लेकिन ये ट्रांसुडेट भी हो सकता है, ये एक्सुडेट भी हो सकते हैं, प्रोटीन रिच भी हो सकते हैं, प्रोटीन पुअर भी हो सकते हैं। तो और पस का आपको पता है कि पस में क्या होता है, पस में हमारे पास ल्यूकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब हम चलते हैं, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब फिर भी अगर आपको क्वेरी यू कैन आस्क। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, वेस्कुलर फ्लो में चेंजेस कैसे आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वेजल करी, सबसे पहले इनिशियली होती है हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन। बहुत कम टाइम के लिए होती है बट वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन के बाद क्या होता है कि कोई भी मीडिएटर आके, मतलब हिस्टामिन, नोटेबली हिस्टामिन, मेनली हिस्टामिन क्या करा देगा, वेजो डायलेशन करा देगा। वेजो डायलेशन हो गई। अब क्या होता है, वेजो डायलेशन पहले कहाँ पे होती है, वेजो डायलेशन सबसे पहले होती है आर्टेरियोल्स में, फिर किस में होती है, हमारे पास कैपिलरी बेड्स में होती है। ठीक है, पहले आर्टेरियोल्स में होती है, देन कैपिलरीज में होती है। और जब वेजो डायलेशन होगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, वी ऑल नो इट। अब उसके बाद क्या होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो एरिथेमा हो जाएगा। ये हम जो पीछे कार्डिनल साइंस पढ़े थे इन्फ्लामेशन के, उसमें पहला साइन पूरा हो गया कि वेजो डायलेशन की वजह से रेडनेस हो जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं, अब वेजो डायलेशन होगी। वेजो डायलेशन के बाद क्या होता है, ऊपर भी ये बात पढ़ ली है कि वेजो डायलेशन के बाद परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमारे पास जो प्रोटीन रिच फ्लूइड है, एक्सुडेट है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, एक तो हमारे पास वेजल डायलेट हुई हुई है और ऊपर से उसमें से जो प्रोटीन रिच फ्लूइड है वो भी बाहर निकल गया। तो अब फ्लूइड भी कम हो गया और ऊपर से वेजल का डायमीटर भी इंक्रीज हुआ हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो रेड सेल्स है ना उनकी, अच्छा रेड से आरबीसीज के, अब क्योंकि देखें एक तो वो डायलेट हुई हुई है, ऊपर से जो हमारे पास प्रोटीन वगैरह थे वो लीक आउट हो गए, तो जो हमारे पास आरबीसीज हैं वो कंसंट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, कंसंट्रेट होंगे तो उसकी विस्कोसिटी, जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो हमारे पास जो ब्लड फ्लो है ना वो स्टेसिस, ब्लड फ्लो रुक जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास वेस्कुलर कंजेशन हो जाती है और एक्सटर्नली हमें फिर एरिथेमा दिखता है, रेडनेस दिखती है। गॉट इट। इसमें बस ये बात याद रखना कि पहले जो वेजो डायलेशन हुई और उसके दूसरे स्टेप में जो हमारे पास प्रोटीन रिच फ्लूइड एक्सक्रीट आउट हुआ, उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो अब प्रोटीन भी निकल गया, वेजल भी डायलेट हुई हुई है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो आरबीसीज हैं वो क्या हो जाते हैं, वो कंसनट्रेट हो जाते हैं, ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं और इस वजह से हमारे पास स्टेसिस, ब्लड के स्टेसिस हो जाती है। ठीक है, स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो हो जाता है। देन हम आखिरी टॉपिक करते हैं कि जब देखो स्टेसिस हो गया, ठीक है,
ब्लड आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लगा, तो जो हमारे पास ल्यूकोसाइट्स हैं मेनली न्यूट्रोफिल्स हैं, वो क्या करेंगे, वो वेस्कुलर वेजल की जो एंडोथीलियम है ना उसके पास, अब देखिए अगर ब्लड तेज 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 फ्लो कर रहा है तो जो हमारे पास ल्यूकोसाइट्स हैं वो भी तेज तेज फ्लो करेंगे ना, लेकिन जब ब्लड हो गया, ब्लड की मूवमेंट हो गई आहिस्ता, तो जो हमारे पास ल्यूकोसाइट्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, वो एक्यूमुलेट होना शुरू करेंगे वेस्कुलर की जो एंडोथीलियम है ना उसके पास आके जमा होने लग जाएंगे, ठीक है। ये कैसे, ये आगे इसकी डिटेल में आपको आगे अगले टॉपिक में भी बताऊंगी, वहाँ पे भी डिस्कस हो रहा है ये। और फिर इसकी वजह से क्या होता है कि ये जब हमारे पास एंडोथीलियम लाइक यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये अगर हमारे पास एंडोथीलियम है, ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ब्लड आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है, तो जो हमारे पास WBCs हैं, जो WBCs हैं वो आके इस एंडोथीलियम के साथ साथ इधर अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, इधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, फिर बाद में इस एंडोथीलियम पे रिसेप्टर आ जाएंगे, तो वो रिसेप्टर और जो हमारे पास WBCs हैं, जो हमारे पास मेनली न्यूट्रोफिल्स हैं, उनके दरमियान क्या हो जाएगी, बाइंडिंग हो जाएगी, और फिर ये पहले इसके साथ लाइक ये एंडोथीलियल सेल है, इसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये इसके साथ बाइंड हो गया हमारे पास WBC, फिर ये यहाँ से उतरेगा जाके इसके साथ बाइंड करेगा, यह यहाँ से डिटैच होगा इधर बाइंड करेगा, यहाँ से डिटैच होगा इधर बाइंड करेगा, इस तरह से हमारे पास रोलिंग होती है, अटैचमेंट डिटैचमेंट अटैचमेंट डिटैचमेंट, तो यहाँ से मूव करता 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 आखिर एक पॉइंट पे आता है जहाँ पे वो पक्का पक्का अटैच हो जाता है, ठीक है, एंडोथीलियम के साथ, ठीक है। फिर आगे क्या होता है कि वो फिर एंडोथीलियम के दरमियान में गैप्स होते हैं, ठीक है, ये एंडोथीलियल सेल है, यहाँ से निकलेगा बाहर जाएगा, बाहर जहाँ पे हमारे पास इन्फ्लामेटरी मीडिएटर प्रेजेंट है उसकी तरफ केमोटैक्सिस होगी, वहाँ पे इसको रिमूव कर देगा इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस को, जो भी हमारे पास फॉरेन बॉडी उसको रिमूव कर देगा और ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है।